वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आप आज क्लास 7 और जो आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विषय में भूगोल पार्ट और उसका पार्ट 3 धरातल के रूप बदलने वाले कारक। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें आंतरिक कारक के बारे में। दो प्रकार के कारक होते हैं, एक आंतरिक कारक और एक बाह्य कारक। और जो हमारा ये पार्ट है इसमें हम आंतरिक कारक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने पार्ट 1 में पृथ्वी के बारे में पढ़ा था कि पृथ्वी की 3 परत होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ऊपरी वाली परत को क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाली परत को मेंटल बोलते हैं और जो सबसे नीचे की परत होती है उसे कोर बोलते हैं। उस पार्ट में आपने शैल के बारे में भी पढ़ा था कि शैल 3 प्रकार के होते हैं। और हम अब इस पार्ट में क्या पढ़ रहे हैं, आंतरिक कारक मतलब स्थलमंडल, जमीन, धरती। धरती पर क्या होता है, आपने देखा है कि कहीं हमारी जो है पृथ्वी है वो एक समान नहीं है, उसमें कहीं पर ऊंचे हैं, कहीं पर निचाई है, कहीं पर मैदान है और कहीं पर पर्वत है। और पर्वत, पठार और महाद्वीप जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्थल आकृतियाँ कहलाती हैं। और इन स्थल आकृतियों का जो आकार और आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है, मतलब ये अपने रूप को बदलती रहती हैं। कभी पहाड़, जैसे बहुत से पहाड़ ऊंचे हैं और ऊंचे होते जा रहे हैं, कुछ पहाड़ जो हैं वो नीचे होते जा रहे हैं। जो स्थल मंडल होता है वो बहुत सारे दृढ़ खंडों में विभाजित होता है और दृढ़ खंडों में विभाजित होने के कारण उनको हम क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। और प्रत्येक प्लेट में क्या होता है, महाद्वीप होते हैं, महासागरीय होते हैं और दोनों प्रकार की जो परत हैं, कौन कौन सी, भूपट्टी और मेंटल, वो होती हैं, शामिल होती हैं। और जो उसमें ध्रुवता मंडल होता है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन कुछ मिलीमीटर का ही होता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम टाइटेनिक मूवमेंट कहते हैं। और जो इसके कारण ही क्या होता है, जो पृथ्वी में गति होती रहती है और उसी के कारण क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। और जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने से दबाव डालती हैं, जब दो प्लेटें, कोई भी चीज़ होती है, हम एक दूसरे के ऊपर सामने से प्रेशर डालेंगे तो वो क्या होगा, वलन के रूप में हो जाएगा, मतलब उसमें ऐसे बैंड आ जाएंगे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा वलन कहलाता है। और जब दो बल एक दूसरे पे विपरीत दिशा में हम लगाते हैं, मान लीजिए किसी चीज़ को हम खींच रहे हैं ऐसे करके और उसको हम खींचते जा रहे हैं, मतलब खींचने से क्या होता है, बीच में उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाती है हमारी भ्रंश। और उसी के द्वारा भ्रंश न मतलब फॉल्ट, भ्रंश होता है फॉल्ट, उसी के द्वारा भ्रंश घाटी और भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। इसी तरीके से हमारा जो हिमालय है, हिमालय पर्वत भी हमारा वलन के कारण बना हुआ है। जब उनको एक दूसरे के सामने उसको प्रेशर डाला गया और वो इस तरीके से हो गई, तो वो हमारा हिमालय पर्वत इसी के द्वारा बना हुआ है। और एक होता है जब प्लेटें समुद्र के नीचे होती हैं तो वो महासागरीय गर्त का निर्माण करते हैं। और प्रशांत महासागर को मैरायना गर्त भी, मतलब मैरायना गर्त से बना हुआ है। तो जो हमारे आंतरिक कारक हैं उनमें जो परिवर्तन होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है इसमें आंतरिक बल, आंतरिक बल और बाह्य बल। मतलब धरती के अंदर होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, आंतरिक बल कहलाते हैं। और आंतरिक बल जो होता है वो भी हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है दीर्घकालिक बल, दूसरा होता है आकस्मिक बल। और जो हमारा दीर्घकालिक बल होता है वो भी हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है वलन और दूसरा होता है घर्षण। और आकस्मिक बल भी 2 प्रकार का होता है। ज्वालामुखी और भूकंप। तो जो ये दीर्घकालिक बल होता है, दीर्घकालिक बल होता है जो पृथ्वी के अंदर बल लगता है और वो धीरे धीरे, मतलब बहुत ज़्यादा समय लेकर के परिवर्तन करता है, तो उसको हम कहते हैं दीर्घकालिक बल। और उसमें कौन कौन से, जैसे महाद्वीप हैं, पठार हैं, मैदान है, ये सब, इन सब का निर्माण होता है। अब इसमें आ गया ये वलन। तो वलन मैंने आपको बताया था, वलन क्या होता है, जो फोल्ड हो जाता है, मतलब
फोल्ड हो जाता है। और दीर्घकालिक बल ये ज़्यादा धरती के अंदर जो परिवर्तन है ये हमेशा चलते ही रहते हैं, रुकते नहीं है, धीरे धीरे इनमें परिवर्तन होता रहता है। और ये जो परिवर्तन धीरे धीरे होता रहता है वो जैसे हमारा भारत में है जो भारतीय प्लेट है वो प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर यूरेशिया प्लेट की तरफ मतलब तिब्बत के नीचे जा रही है, और जिसकी वजह से जो हमारा हिमालय पर्वत है वो हमारा ऊंचा होता चला जा रहा है। अब फोल्डिंग ये है वलन, वलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं फोल्डिंग। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि जब दो बल या दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं, इस तरह से सामने से उनमें दबाव पड़ेगा तो वो एक दूसरे को प्रेशर देंगी, तो प्रेशर होने से क्या है उसमें वलन आ जाते हैं, इस तरीके से फोल्ड आ जाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है वलन। और इसमें हमारे क्या क्या आते हैं, इस जब प्रताप पट्टियाँ बन जाती हैं तो इसमें हिमालय पर्वत आता है, रॉकीज़ है, एंडीज़ है, ये सब पर्वत इसके अंदर आते हैं। इसके बाद है हमारा भ्रशन, भ्रशन मतलब फॉल्ट। भ्रशन होता है फॉल्ट कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में बल लगाती हैं, एक दूसरे को खींचती हैं अपोजिट तरीके से। जब वो ज़्यादा खींचती हैं, आपने देखा हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो बीच में से फटने लगता है, दरारें आने लगती हैं, तो जो दरारें आती हैं वो गहरी दरारें पड़ जाती हैं, तो वो हमारा कहलाता है भ्रशन, फॉल्ट कहलाता है। और उसके नीचे कुछ भाग तो ऊपर उठ जाता है, कुछ भाग नीचे दब जाता है, तो वो जो ऊपर उठता है उस भाग को हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, और जो नीचे की तरफ होता है उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। जैसे कि हमारा ब्लॉक पर्वत है हिमालय पर्वत, और भ्रंश घाटी में हमारी नर्मदा नदी की घाटी आती है। अब ये आपका आकस्मिक बल, तो आकस्मिक बल मतलब जैसा कि इसका नाम ही लग रहा है, आकस्मिक मतलब अचानक, तो आकस्मिक बल जो अचानक से जब परिवर्तन होता है, आंतरिक बल में कोई परिवर्तन होता है वो आकस्मिक बल कहलाता है। और आकस्मिक बल में क्या क्या आते हैं, हमारे ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। तो ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी शब्द का अर्थ क्या है, जिसके मुख से आग निकलती हो। ज्वालामुखी वैसे तो नाम से पता चल रहा है, लेकिन इसको बोलते हैं जिसके मुख से आग निकलती है वो ज्वालामुखी कहलाता है। और ज्वालामुखी में अचानक से विस्फोट होता है जिसमें से मैग्मा, लावा, राख, गैस, धुआं आदि बाहर निकलते, तेज़ी से बाहर निकलते हैं। और इन जो ये सब वस्तुएं निकलती हैं ना वो एक संकरी नली से निकलती है। जैसे आपने देखा होगा अनार होता है तो वो इस तरह से होता है अनार, तो ये यहाँ से इसका छोटा सा मुँह होता है, यहाँ से ऐसे ही इस ज्वालामुखी का होता है, यहाँ से ये सब चीज़ें राख, धुआं और खनिज पदार्थ वगैरह यहाँ से बाहर आते हैं। और इसमें आने के लिए मैग्मा को धरती में एक छिद्र बन जाता है, और छिद्र को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी के मुंह पर यहाँ पर एक छेद बन जाता है, इसको बोलते हैं वीवर, इसको बोलते हैं वीवर। और इस ज्वालामुखी का जब उद्गार शांत हो जाता है तो इस वीवर में क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। अब जो पानी इकट्ठा है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है क्रेटर झील। और जब इसमें से लावा निकलता रहता है, जब इसमें से लावा निकलेगा तो वो ज़मीन पे इकट्ठा होता रहेगा, तो ज़मीन पे इकट्ठा होता रहेगा तो वो शंकु की आकार की आकृति बना लेगा, तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं, शंकु पर्वत कहते हैं। और धरातल के विषय कई क्षेत्रों में मतलब लावा फैल जाता है और पठार का निर्माण हो जाता है। भारत में दक्कन का जो पठार है वो उसका निर्माण इसी प्रकार हुआ है। और इसका एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि जब हम घर पे रोटी बनाते हैं तो जब रोटी फूलती है तो इसमें छोटा सा छेद आता है, तो आपने देखा होगा जब वो छेद होता है तो उसमें से वाष्प निकलनी शुरू हो जाती है, और कभी कभी वो वहाँ से फट जाता है, मतलब दरार बन जाती है। ऐसे ही ज्वालामुखी का फटना होता है। और इसका दूसरा उदाहरण है आपका दीपावली पे जो आप अनार जलाते हो, तो अनार की शेप देखो आप ऐसी होती है, और जब हम अनार जलाते हैं तो वो सबसे पहले उसमें से जो भी निकलता है राख, धुआं, गैस, वो सब ऊपर की तरफ जाती है, फिर वो ऊपर से जाने के बाद फिर वो नीचे की तरफ धरती पे गिर जाती है। तो ऐसे हमारा ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जो मतलब उसमें से लावा, मैग्मा, राख, धुआं जो भी निकलता है वो पहले ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर जाने के बाद वो फिर आकर के नीचे धरती पर गिर जाता है। तो ज्वालामुखी का उद्गार के समय धरती आदि सब धरती पर गिर जाता है और ज्वालामुखी पर्वत और लावा पठार का निर्माण होता है। अब आंतरिक बल में दूसरा आता है आपका भूकंप। भूकंप, तो भूकंप कैसे आता है,
भूकंप सबको पता है, जब धरती हिलती है, धरती में कंपन होता है तो वो क्या कहलाता है? सॉरी बच्चों, पहले मैं आपको ज्वालामुखी के प्रकार बताऊंगी जो रह गए। तो ज्वालामुखी जो होता है हमारा वो 3 प्रकार का होता है। ये हमारा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी। तो जैसा कि इसका नाम है सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब कि हर समय एक्टिव रहता है, हर समय मतलब इसमें से लावा निकलता रहता है। जैसे इटली में एटेना और स्ट्रोम्बोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी उदाहरण है। स्ट्रोम्बोली जो है वो एक महाद्वीप में है और भूमध्य सागर के एक द्वीप में है, और वहाँ पर हर समय जब इसमें से लावा निकलता रहता है तो ये हर समय मतलब प्रकाश देता रहता है, तो इसको प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपका है सुप्त ज्वालामुखी। सुप्त के नाम से पता चल रहा है कि जैसे मतलब लेजी। सुप्त ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी में जो होता है विस्फोट मतलब कभी कभार होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और जापान का जो फ्यूजियामा है वो इसका एक उदाहरण है। तीसरा जो होता है ज्वालामुखी वो होता है शांत ज्वालामुखी। तो शांत ज्वालामुखी मतलब कि ये बहुत वर्षों पहले कभी फटते होंगे, लेकिन अब क्या है काफ़ी दिनों से शांत पड़े हैं, और इनके जो मुंह है उसमें पानी इकट्ठा हो गया है, तो वो क्रेटर झील, वहाँ पर क्रेटर झील बन गई है। और म्यांमार का पोपा और संयुक्त राज्य अमेरिका का ऑर्गन में क्रेटर झील के प्रमुख उदाहरण है। और विश्व में जो ज्वालामुखी के, विश्व में भारत में भी एक ज्वालामुखी है, भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन। और जापान का मैंने बता दिया, फ्यूजियामा, पोपा म्यांमार का है और क्राटोआ इंडोनेशिया का है। और ज्वालामुखी के जो क्षेत्र हैं वो प्रशांत महासागर की पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी है। जहाँ मोड़दार पर्वत होते हैं वहीं पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्वालामुखी से लाभ भी है, हानि भी है। जब ज्वालामुखी का लावा निकलता है तो वो लावा से जो है काली मिट्टी निकलती है, वो काली मिट्टी गन्ना और कपास की पैदावार के लिए अच्छी होती है। और ज्वालामुखी के फटने से बहुत सारे बहुमूल्य पदार्थ जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। और ज्वालामुखी में गर्म जल के स्रोत मिलते हैं जिनमें गंधक पाई जाती है, और जो वो मतलब चर्म रोग के लिए बहुत अच्छी लाभकारी होती है। और अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय बिजली का भी निर्माण होता है। और हानिकारक प्रभाव क्या है? जब ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले पदार्थ बहुत दूर तक वनस्पति और जीव जंतुओं को मार देते हैं, उसमें दब जाते हैं। और ज्वालामुखी के कारण समीपवर्ती क्षेत्रों में भूकंप भी आ जाते हैं। और लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत और मकान ध्वंस हो जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है भूकंप। भूकंप, अभी तो मैंने बताया कि जो ज्वालामुखी है वो फटता है तो ऊपर दिखाई देता है, मतलब हमें दिखाई देता है कि ज्वालामुखी फट रहा है। और जो भूकंप होता है वो किसके अंदर आता है? जब धरती के अंदर कंपन होता है तब क्या आता है? भूकंप आता है। और भूकंप क्या होता है? जो स्थलीय मंडल की प्लेट होती है इनकी गति का परिणाम होता है। और ये जो भूकंप आता है कहीं पर इसका हल्का प्रभाव होता है और कहीं पर इसका विनाशकारी प्रभाव भी होता है। और स्थल मंडल प्लेटों की गति के फलस्वरूप पृथ्वी के जो अंदर का भाग है उसमें क्या होने लगती है? हलचल होने लगती है। और इन हलचल के कारण ही हमें क्या लगता है? कंपन उत्पन्न होता है और हमें मतलब धरती हिलती हुई महसूस होती है। तो जहाँ पर जिस जगह से भूकंप आता है उस जगह को हम कहते हैं फोकस। और उसके केंद्र जो ऊपर स्थलमंडल पे होता है वो कहलाता है अधिगमन केंद्र। जहाँ पर ये अधिगमन केंद्र होता है वहाँ पर भूकंप का प्रभाव अधिक होता है। और जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाता है तो इसका प्रभाव आगे के क्षेत्र में कम होता चला जाता है। और जब यही भूकंप समुद्र में आता है, समुद्र के नीचे आता है, तो उससे क्या होता है? जो लहरें हैं वो ऊंची ऊंची उठने लगती है, और जब वो किनारे की तरफ आती है तो उनका जो रूप होता है वो विशाल हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। और भूकंप से बचाव के लिए भूकंप जब आता है तो आपको घर पे भी आपने सुना होगा और वैसे भी हम सब सुनते रहते हैं, जब भूकंप अगर तीव्र गति वाला आता है, और भूकंप को हम किस स्केल से नापते हैं? रिएक्टर पैमाने से नापते हैं। और जहाँ पर भूकंप आता है
बहुत सारी हानि भी हो जाती हैं, जनधन हानि का बहुत सारी होती है। कुछ लोग मतलब जो घर है, मकान है, भवन है, वो मलबे में दब जाते हैं। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर भूकंप रोधी भवन नहीं बनाए जाते हैं। जब भूकंप का रिएक्टर स्केल ज़्यादा होता है उसकी वजह से भवन जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने पड़ते हैं? अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो अगर भूकंप आ रहा तो हमें घर से निकल करके खुले स्थान पर आ जाना चाहिए। और हम अगर जैसे हमारा मुरादाबाद है, यहाँ पर अगर भूकंप आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी मेज के नीचे या किसी ठोस चीज़ के नीचे हमें बैठ जाना होगा। तुरंत भाग करके हम वहाँ पर बैठ जाएंगे। और खिड़की है, मतलब जो भी वजनी चीज़ है उनसे हम दूर रहेंगे। अलमारी है, खिड़की है, ये चीज़ें होती हैं तो ये गिर जाती हैं भूकंप में, तो इनसे दूर रहिए। और अगर मकान बहुमंजिला है तो क्या करना है? तो हमें क्या करना है? अपने मतलब सर पे ऐसे हाथ रख करके हम बाहर आ जाएंगे। और अगर तकिया है या हाथ रख के हम बाहर आ जाएंगे। अगर हमारे पास हेलमेट है तो हम अपने सर पर हेलमेट भी लगा लेंगे। और ऐसे समय में क्या होता है? लिफ्ट से उतर कर के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर खुले स्थान में है तो जैसे बिजली का खंभा है, पेड़ है, इन सब चीज़ों के पास नहीं खड़े होना, इनसे दूर खड़े होना है। और अगर सड़क पर, जैसे हम सड़क पर चल करके जा रहे हैं तो जैसे फ्लाईओवर आपने देखे हैं तो हम क्या सोचते हैं? फ्लाईओवर के नीचे खड़े हो जाएंगे तो हम बच जाएंगे। लेकिन फ्लाईओवर है, होर्डिंग है, ये सब चीज़ें हमें इनसे दूर रहना है, उनके नीचे नहीं खड़े होना है। और इससे लाभ क्या होते हैं भूकंप आने से? भूकंप आने से धरती पे तरंगे जो है मतलब आती हैं, पृथ्वी को पार कर जाती हैं और उसकी वजह से हमें पृथ्वी के अंदर की जानकारी प्राप्त होती है। और इससे जब भूकंप आता है, धरती हिलती है तो जो खनिज पदार्थ हैं वो हमारे धरातल पर आ जाते हैं। और इस हानि क्या होती है? रेल पटरी हैं, सड़कें हैं, बिजली के खंभे हैं, ये सब चीज़ें ध्वंस हो जाती हैं, मकान नष्ट हो जाते हैं, कारखाने और मिलों में आग लग जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें भूकंप से हमें नुकसान हो जाता है। तो आज आपने किसके बारे में पढ़ा? आंतरिक कार्य के बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा।